उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर एनिमे के दूसरे एपिसोड को देखेंगे। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस एनिमे से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। एपिसोड की शुरुआत किरी के स्कूल में होती है, जहां कातायामा आज फिर से लेट आया था। टीचर योको तो उसे अपनी बेंच पर जाके बैठने को बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कातायामा की पीठ फूल गई है। वो उससे इस बारे में पूछता है तो कातायामा बोलता है कि किसी वजह से मेरी पीठ पर सूजन आ गई है। कातायामा बहुत ही धीरे धीरे चलकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है और सभी बच्चों को वो काफी अजीब और डरावना लग रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी पीठ एक स्नेल के शेल जैसी लग रही है। वहीं किरी समझ गई थी कि कातायामा पर भी उज़ुमाकी का कर्स लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक टूटे पुराने घर को देखते हैं, जिसमें एक कपल आराम कर रहा था, जिनके नाम है काजुनोरी और योरिको। अचानक ही उन्हें कुछ आवाज आती है और वो 2 सांपों को देखते हैं जो कि आपस में उलझे हुए थे। लड़की पूछती है कि क्या वो लड़ रहे हैं जैसे हम दोनों के पेरेंट्स लड़ते रहते हैं और एक दूसरे का गला दबाते रहते हैं, जिस पर लड़का बोलता है कि वो लड़ नहीं रहे बल्कि मैटिंग कर रहे हैं। वो दोनों सांप फिर रेंगते हुए एक गड्ढे में चले जाते हैं। उसी दिन किरी अपनी एक दोस्त शिनो के साथ स्कूल से वापस आ रही थी और वो दोनों एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। शिनो बोलती है कि पता नहीं अजामी कहाँ लापता हो गई है। किरी को तो उसकी बहुत याद आती होगी ना, और उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। किरी इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि अजामी मर चुकी है। शिनो फिर बोलती है कि पता है, अब मरे हुए लोगों को जलाने की जगह पर दफनाया जाता है, क्योंकि जलाने से आसमान में स्पाइरल्स नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि फर्नेस में कुछ गड़बड़ है और मौसम भी खराब चल रहा है, इसीलिए आसमान में स्पाइरल बन जाते होंगे। ऐसे स्पाइरल्स दूसरे शहरों में भी बने हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस टाउन के किसी इंसान को जलाया जाता है, जो कि काफी अजीब बात है। इसीलिए अब सभी लोगों को दफनाया ही जाता है ताकि उनके धुएं से स्पाइरल ना बने। इस बात से शिनो को काफी डर लग रहा था कि उनके स्कूल के रास्ते में डेड बॉडीज गड़ी हुई हैं। अब अचानक ही इन दोनों के सामने एक लड़का आकर इन्हें डरा देता है। इस लड़के का नाम यामागुची है, जिसे लोग जैक इन द बॉक्स कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही लोगों को अचानक से डरा देता है। यामागुची को बचपन से ही किरी पर क्रश है और वो एक बार फिर से उसे आई लव यू बोलता है। शिनो से बोलती है कि वो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, किरी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यामागुची बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी किरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इतनी सुंदर लड़की को उसके साथ देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। किरी बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो और वो यहाँ से जाने लगती है। यामागुची चिल्ला के कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और एक दिन किरी जरूर उसके प्यार में गिरेगी। किरी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि काजुनोरी और योरिको के फादर्स उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे थे और उन्हें पीट भी रहे थे। किरी काजुनोरी के पास जाकर उससे पूछती है कि वो ठीक तो है। काजुनोरी जब छोटा था तब उसकी फैमिली इस टाउन में रहने आई थी। वो लोग एक पुराने घर में रहने लगे थे और लोग उसे गरीबों का घर भी कहते हैं। काजुनोरी और योरिको पड़ोसी हैं और उनका घर बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनोरी को लगता है कि वो लोग सनकी हैं, क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर सकते कि वो कितने गरीब हैं। तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब 2 सनकी लोग आपस में लड़ते हैं तो वो उलझ जाते हैं, इतने कि फिर उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। किरी बोलती है कि लेकिन तुम तो उनकी तरह सनकी नहीं हो। काजुनोरी कहता है कि हाँ, वो और योरिको अभी उतने पागल नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ रहे तो वो जरूर पागल हो जाएंगे। इसीलिए वो दोनों साथ मिलकर भागने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग परसों शाम को ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो किरी से प्रॉमिस लेता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और किरी कहती है कि वो नहीं बताएगी। इसके बाद किरी हॉस्पिटल जाती है शुइची की मदर को देखने के लिए, जो अब तक तो ठीक है। वो शुइची को काजुनोरी के बारे में बताती है कि काश वो दोनों खुशी से रह सकें। शुइची बोलता है कि स्पाइरल के कर्ज की वजह से उनकी फैमिली आपस में लड़ती है। मैंने उनके घरों पर स्पाइरल सेंस किया है। स्पाइरल ही उन्हें सनकी बना रहा है और उनकी आत्माओं को घुमा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके मोहल्ले में स्पाइरल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और अब तो पूरा टाउन ही स्पाइरल के कर्ज की चपेट में आता जा रहा है। वो किरी को एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहता है कि जब भी कोई स्पाइरल के कांटेक्ट में आता है तो उसे सभी
अटेंशन अपनी तरफ चाहिए होती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। अब शुइची नोटिस करता है कि किरी के बाल बड़े हो गए हैं। किरी अपने घर जाकर आईने में देखती है कि उसके बाल सच में अचानक ही लंबे हो गए थे। अगले दिन जब किरी अपने स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसके बालों की तरफ घूर रहे थे। क्योको नाम की एक लड़की बोलती है कि किरी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? किरी पीछे मुड़ के देखती है कि उसके बाल कर्ली हो गए थे और स्पाइरल्स का शेप बना रहे थे। किरी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योको बोलती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए। अब क्लास के दौरान अचानक ही किरी की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप ही वापस से कर्ली हो जाते हैं। तभी इन्हें खिड़की पर किसी का चेहरा नजर आता है। सभी बच्चे ये देखकर डर जाते हैं कि कोई स्कूल की बिल्डिंग पर रेंग रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि कातायामा था। ये लोग बाहर से देखते हैं कि कातायामा एक स्नेल बन चुका है और बिल्डिंग पर रेंग रहा है। वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें भी स्नेल की तरह बाहर निकल आती हैं, लेकिन उसकी इस हालत पर भी क्लास का बुली सुमुरा उस पे हंस रहा था। किरी अब स्कूल से निकलकर हेयर सैलून जाती है। वो अपने बाल कटवा कर छोटे करवाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सैलून वाली वो लड़की किरी के बाल काटने जाती है तो उसके बाल उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की चिल्लाते हुए किरी को मॉन्स्टर बुलाती है और वहां से भगा देती है। किरी के बाल अब अपने आप ही हिल रहे थे और वो धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं तो किरी के बाल उसका गला दबाने लगते हैं। किरी का छोटा भाई मित्सुओ कहता है कि उसके बाल गुस्सा हैं, इसीलिए उसका गला दबा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। किरी के डैड कहते हैं कि शायद मित्सुओ सही कह रहा है और वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। ये सुनकर किरी के बाल उसका गला छोड़ देते हैं और उनमें बने स्पाइरल्स को देखकर किरी की फैमिली पर भी कर्स लग जाता है। अगले दिन किरी वापस स्कूल जाती है। सभी लोग उसके बालों को घूरने लगते हैं, जैसे कि सभी उसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्योको को अब किरी से जलन होने लगती है और वो कहती है कि वो किरी से ज्यादा अटेंशन लेके रहेगी। इधर सुमुरा अब भी ताकायामा का मजाक उड़ा रहा था और जब वो किरी के बाल देखता है तो उस पे भी स्पाइरल का कर्स लग जाता है। किरी अब उस पिंजरे के पास आती है जिसमें कातायामा को बंद किया गया है। वो पूरी तरह से एक स्नेल बन गया था और अपने शेल के अंदर सो रहा था। टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था जो बताते हैं कि कातायामा कुछ दिनों से घर ही नहीं आया है। टीचर उन्हें पिंजरे के पास ले जाकर बताता है कि यही आपका बेटा है। स्नेल को देखकर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। किरी को कातायामा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो नल चालू करके उस पे पानी डालने लगती है क्योंकि स्नेल्स को हमेशा गीला रहना ही पसंद होता है। किरी जब वापस जाती है तो कई सारे लोग उसके बालों को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। सुमुरा भी उसके पीछे था, लेकिन वो बहुत ही स्लो हो गया था। स्टेशन पर भी लोग बस किरी के बालों को ही घूर रहे थे और शुइची भी उससे मिले बिना यहाँ से चला जाता है। अब घर जाते समय किरी को वापस से यागामूची मिलता है और कहता है कि वो उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया है, इसे खोल कर देखो। किरी कहती है कि वो इसे नहीं ले सकती, वो पहले ही किसी और को पसंद करती है। यागामूची बोलता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे किरी को उसका सच्चा प्यार दिखाई दे। इसके बाद वो बीच सड़क पे आके खड़ा हो जाता है और किरी से कहता है कि देखो, मैं अपने प्यार की ताकत से उस कार को रोक के दिखाता हूँ। लेकिन वो कार नहीं रुकती और उस कार के टायर तले कुचले जाने से यागामूची मारा जाता है। वो उसके लिए तोहफे में जैक इन द बॉक्स वाला खिलौना लेकर आया था। अगले दिन जब सभी स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर से बिल्डिंग पर एक स्नेल रेंगता हुआ नजर आता है। लोगों को लगता है कि कातायामा अपने पिंजरे से बाहर निकल गया है, पर यह कातायामा नहीं था बल्कि सुमुरा था। अब उसे भी पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है और दोनों स्नेल्स आपस में मैटिंग करने लगते हैं। अब पीछे क्योको किरी को आवाज लगाती है। उसने भी अपने बाल किरी के जैसे कर लिए थे ताकि अब उसे भी किरी से ज्यादा अटेंशन मिले। वो किरी से लड़ने आई थी, लेकिन किरी को उससे लड़ने का कोई शौक नहीं था। इन बालों की वजह से वो बहुत ज्यादा थक रही थी। क्योको बोलती है कि उनमें से कोई एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। वो अब किरी पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। किरी के बाल भी क्योको पर अटैक करते हैं और बालों की लड़ाई होने लगती है। तभी शुइची एक कैंची लेकर यहाँ आता है और क्योको के बाल काटकर किरी का गला आजाद करता है। लेकिन किरी अब तक बेहोश हो गई थी। किरी के बाल शुइची को पूरी तरह से लपेट लेते हैं और किरी नीचे गिर जाती है। ये देख क्योको हंसने लगती है क्योंकि अब सिर्फ वो ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो मटकते हुए यहाँ से चली जाती है। इधर शुइची कैंची से बाल काटते हुए उनमें से बाहर निकलता है और फिर किरी के भी बाल काट के उन्हें छोटे कर देता है। इधर क्योको को सभी घूर रहे थे और उसे मिल रही इस अटेंशन से वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ये बाल उसकी सारी एनर्जी
चीज चूस लेते हैं, जिससे वो बहुत थक जाती है। लेकिन उसे अब भी और अटेंशन चाहिए थी। वो खंबे को पकड़कर खड़ी हो जाती है और उसके बाल उस खंबे से लिपट जाते हैं, जैसे किसी पेड़ की बेलें लिपटती हैं, और क्योको की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर किरी को होश आता है और टीचर चिल्लाता है कि कातायामा और सुमुरा अपने पिंजरे से भाग चुके हैं, उन्हें जल्द ही पकड़कर मारना होगा, वरना वो टाउन में आतंक फैला देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान पीछे छूटे हुए थे, जिनका किरी और शुइची पीछा करने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो लोग स्कूल वाली पहाड़ी पर जाते हैं, जहाँ उनका टीचर कोतोका एक गड्ढे के पास बैठा हुआ था, जिसमें ढेर सारे अंडे थे। कोतोका बोलता है कि ये अंडे उन दोनों स्नेल्स ने ही दिए हैं। किरी को समझ नहीं आता कि वो दोनों तो मेल हैं, तो उन्होंने अंडे कैसे दिए। कोतोका बताता है कि स्नेल्स मेल या फीमेल नहीं होते, बल्कि वो हर्माफ्रोडिटिक होते हैं। अगर इन अंडों से बच्चे बाहर आ गए तो पता नहीं टाउन का क्या होगा। इसीलिए कोतोका अपने पैरों से उन सभी अंडों को फोड़ने लगता है। किरी उसे अंडे फोड़ने से मना करती है और कोतोका बोलता है कि वो लोग अब इंसान नहीं हैं, और वो सभी अंडों को कुचल देता है। किरी को अचानक याद आता है कि आज तो काजुनोरी और योरिकी भागने वाले हैं, और उन्हें देखने के लिए वो दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। काजुनोरी और योरिकी भागते हुए इनके पास आते हैं और बताते हैं कि बाहर निकलते हुए उनके पेरेंट्स ने उन्हें देख लिया था और वो लोग स्टेशन पर इन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। शुइची कहता है कि उन्हें बीच की तरफ जाना चाहिए, वहाँ किसी रास्ते से ये टाउन के बाहर जा सकते हैं। ये चारों अब बीच की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन काजुनोरी और योरिकी के फादर्स इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए सभी बीच तक आ जाते हैं, लेकिन काजुनोरी और योरिकी बहुत थक गए थे और उनके फादर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। योरिकी बोलती है कि क्या उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर काजुनोरी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब से उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, वो साथ में उलझेंगे। इतना कहकर काजुनोरी अपने शरीर को मरोड़ लेता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद योरिको भी खुद मरोड़ लेती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में उलझने लगते हैं, बिल्कुल दो सांपों की तरह। योरिको के डैड उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक स्टील केबल की तरह टाइट हो गए थे। योरिको कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, वो उनके प्यार को अलग नहीं कर सकते, वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों रेंगते हुए समुद्र के अंदर चले जाते हैं। अब उस रात को अचानक ही इस टाउन का लाइट हाउस, जो कि कई सालों से बंद पड़ा है, अचानक ही चालू हो जाता है। किरी रास्ते में एक औरत को देखती है, जो कि बस गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो अपने घर जा रही है, लेकिन वो बहुत देर से एक ही जगह पर चल रही है। किरी सोचती है कि अब ये क्या नया लफड़ा शुरू हो गया। स्टेशन के बाहर भी एक आदमी गोल चक्कर लगा रहा था। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं सीधा नहीं चल पा रहा। एक और लड़की थी जो कि एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी। स्कूल में अब सब बातें कर रहे थे कि वो पुराना लाइट हाउस अचानक ही जलने लगा, जबकि वो कई सालों से बिगड़ा पड़ा था। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि इनका स्कूल अब तक खुला क्यों है। इनके 2 बच्चे स्नेल बन गए हैं और ये स्कूल अब भी चालू है, जैसे ये रोज की बात हो। खैर, एक लड़की बोलती है कि उसने सुना है कि अगर कोई उस लाइट हाउस की लाइट में देख ले तो वो पागल हो जाता है और गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। अब अचानक ही गेट खोलकर इनका टीचर कोतोका अंदर आता है, जो खुद भी अब एक स्नेल बन चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर हजारों अंडे हों। खैर, फिर भी बेचारा बच्चों को पढ़ाने आया है। किरी जब स्कूल से घर आती है तो उसे अपना छोटा भाई मित्सुओ मिलता है, जो कि जल्दी में कहीं जा रहा था। वो लोग बीच पर जाकर देखते हैं कि एक बोट किनारे से टकरा गई थी। लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। कल तो लाइट हाउस भी चालू था। बोट पर जो 3 लोग थे वो बोट टकराने के बाद उसी पर चक्कर लगाने लगे और तीनों पानी में जा गिरे। लोगों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन बाकी के 2 लोग लापता हैं। एक आदमी बोलता है कि कल रात को 5 एक्सपर्ट लोग लाइट हाउस को चेक करने उसके अंदर गए थे, लेकिन अब 5 की कोई खबर नहीं है। मित्सुओ अब अपने कुछ दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। किरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। किरी भी अंदर जाके मित्सुओ से कहती है कि वो तुरंत नीचे आए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सीढ़ियां कितनी कमाल की हैं, चलो ऊपर की तरफ चलते। किरी भी ऊपर जाने लगती है, लेकिन इन सीढ़ियों पर उसे बहुत थकान हो जाती है, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो। साथ ही उसे यहाँ पे कोई चीज जलने की बदबू आ रही थी। अचानक ही किरी को सीढ़ियों पर
कुछ लाशें दिखती हैं जो कि बुरी तरह से जल गई थीं। ये उन्हीं 5 लोगों की लाशें हैं जो कल रात लाइट हाउस चेक करने आए थे। किरी देखती है कि 2 बच्चे डर के मारे यहीं बैठ गए थे। वो बताते हैं कि मित्सुओ और उसका दोस्त ऊपर गए हैं। किरी उनसे कहती है कि वो उन्हें लेने जा रही है, तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकलो। किरी अब लाइट हाउस के टॉप पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइरल था। मित्सुओ कहता है कि वो हिल नहीं पा रहे, ये स्पाइरल हमें घूर रहा है। किरी कहती है कि ये लाइट हाउस का लेंस है। ये लेंस गोल गोल ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था, जैसे ये पिघल गया हो। अब किरी देखती है कि सूरज ढलने वाला है और ऐसा होते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। वो समझ जाती है कि लाइट ऑन होते ही यहाँ का तापमान बढ़ जाता होगा और उसी से वो 5 लोग जलकर मारे गए। वो मित्सुओ को लेकर तुरंत ही नीचे जाने लगती है। सूरज ढलते ही लाइट हाउस का लेंस जलने लगता है और हीट उनकी तरफ आने लगती है। मित्सुओ का दोस्त ठोकर खा के गिर जाता है और हीट उसे वहीं जला के राख कर देती है। ये हीट किरी और मित्सुओ तक भी पहुंच जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, किरी और मित्सुओ बचे कि नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये एपिसोड इतना अजीब सा क्यों लगा। उजुमाकी मांगा में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, यानी उसे ठीक से कवर करने के लिए एनिमे के कम से कम 10 एपिसोड होने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ 4 एपिसोड्स में ही पूरी मांगा कवर करने वाले हैं। अब मांगा के हर चैप्टर में एक अलग कहानी सुनाई जाती है। जैसे अजामी की कहानी अलग थी, कातायामा की अलग, लाइट हाउस की अलग, लेकिन एनिमे के अंदर ये लोग 4-5 कहानियों को एक साथ दिखाकर उसकी खिचड़ी बना देते हैं और बहुत कुछ काटा भी जा रहा है, जिससे कई बार एपिसोड में लॉजिक की कमी हो जाती है। जैसे कि मांगा में कातायामा के स्नेल बनते ही उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया था, लेकिन उसे ले जाने से मना कर देते हैं। तब जाकर टीचर्स कातायामा को पिंजरे में डालते हैं, लेकिन एनिमे के अंदर तो पहले ही कातायामा को पिंजरे में डाला जाता है और फिर पूरे 1 दिन के बाद उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि भाई देखो आपके बेटे को क्या हो गया। मतलब ये चीजें कहीं से सेंस नहीं बनाती। और मांगा में पुलिस भी दिखाई जाती है, जबकि एनिमे में जैसे पुलिस जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक होता तो लोग आसमान में बने स्पाइरल देखकर ही टाउन छोड़ के भाग जाते, और शुइची तो सब जानता है, फिर भी वो टाउन में क्यों टिका हुआ है। और टाइमलाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक सीन से दूसरे सीन में कितने दिन निकल गए कुछ पता ही नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से तो इस एनिमे को ढंग से ही बनाना चाहिए था, या तो बनाते ही नहीं। अगर आपने मांगा पढ़ी है तो कमेंट करके बताइए कि ये एनिमे एडेप्शन अच्छी है या नहीं। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और भाई मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।